नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा विषय है फेडरल सिस्टम अर्थात संघीय व्यवस्था। संविधान की एक विशेषता है हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था या संविधान के माध्यम से हमारे यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था स्थापित की गई है। तो आज अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देश का शासन कितने स्तर से चलाया जाता है और केंद्र और इकाइयों के संबंध किस तरह के हैं, इस आधार पर सरकारों को दो भागों में हम विभाजित करते हैं। एक होती है एकात्मक सरकार और एक होती है संघात्मक सरकार। एकात्मक सरकार जैसे कि पूरे देश का शासन एक ही जगह से चलाया जाता है, सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। हालांकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए इकाइयां बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो इकाइयां पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। अर्थात अगर अपन साधारण शब्दों में कहें कि एक ही सरकार होती है, पूरे देश का शासन उसी के द्वारा चलाया जाता है और सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं, तो हम उसे एकात्मक सरकार कहते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चीन है, इटली है, नॉर्वे है, स्वीडन है, बेल्जियम है, स्पेन है, इत्यादि देशों में एकात्मक सरकारें पाई जाती हैं। दूसरी तरह की होती है इससे बिल्कुल विपरीत, वो होती है संघात्मक सरकार या संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का जो मोटा लक्षण होता है वो यही होता है कि एक से ज्यादा स्तर पर शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अर्थात दो जगह से शासन व्यवस्था मुख्य रूप से संचालित होती है, एक केंद्र सरकार के द्वारा और एक राज्य सरकार के द्वारा। तो यदि देश का शासन दो स्तर पर दो तरह की सरकारों के द्वारा चलाया जाता है और दोनों की शक्तियां संविधान के माध्यम से ही विभाजित कर दी जाती है, तो उस शासन व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अर्थात एकात्मक में एक जगह से चलती है और संघात्मक में एक से ज्यादा लेवल पर सरकारें संचालित होती है या चलाई जाती हैं। जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, इस तरह के जो देश हैं उनमें वहां पर संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। हमारे यहाँ पे संविधान के माध्यम से ही संविधान बनाते समय ही हमारे संविधान निर्माताओं ने संघात्मक व्यवस्था अपनाई थी। संघात्मक जो व्यवस्था अपनाई गई उसके पीछे दो कारण मुख्य रूप से थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोच समझकर इस चीज को अपनाया और इसके पीछे जो दो कारण थे वो ये थे। पहला कारण ये था कि हमारा जो भारत है उसका या जो देश है उसका आकार बहुत है, अर्थात बड़े विशाल आकार के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था सुविधाजनक प्रतीत नहीं होती थी। अर्थात एक जगह से इतने बड़े आकार, इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश का शासन आसानी से या सुविधाजनक ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा था, संभव नहीं था। इसलिए हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाई और राज्यों का लेवल भी स्थापित किया, स्तर कायम किया। और दूसरा कारण था कि हमारे यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताएं बहुत थी। जब विभिन्नताएं जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही उनके लिए विभिन्न तरह की कानूनों की आवश्यकता होगी। सबके ऊपर एक तरह का कानून, एक तरह का नियम, एक तरह की नीति लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हमें नीतियों में भी विभिन्नताओं की आवश्यकता होती है। नियम भी उनके लिए उनके अनुसार ही विभिन्न तरीके से बनाए जा सकते हैं और ये संभव था संघात्मक व्यवस्थाओं में ही। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इन दो कारणों की वजह से मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था अपनाई। दूसरी चीज ये है कि हालांकि मैं आपको स्पष्ट करूं कि हमारे संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में इसको भारत राज्यों का संघ इस रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। जब इस बात पर संविधान सभा में विचार विमर्श हो रहा था उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही भी थी कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसके दो व्याख्याएं उन्होंने की थी उस समय। पहली व्याख्या उन्होंने ये की थी कि भारत जो है या हमारा जो संघ है राज्यों के समझौते या संधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नहीं हुआ है। देखिए, इस संघात्मक व्यवस्था का यदि हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है वो फोइडस शब्द से बनी है। लैटिन भाषा का एक शब्द है फोइडस, उससे ये संघात्मक व्यवस्था बनती है और इस फोइडस का मीनिंग होता है संधि या समझौता। तो जहां भी संघात्मक व्यवस्था होती है वहां पे विभिन्न राज्य मिलकर एक संघ या एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं। उनके पीछे उनका कारण चाहे उनकी आर्थिक विकास हो, चाहे उनकी सुरक्षा हो या एक मजबूत संगठन बनाना हो, वो विभिन्न कारणों से आपस में मिलकर संधि या समझौता करते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं।
अमेरिका और कनाडा की संघात्मक व्यवस्था इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां पर राज्यों ने मिलकर इस संघात्मक व्यवस्था को अपनाया था। तो वो वहां पर राज्यों के पास दोनों चीजें हो जाती हैं, वो आंतरिक रूप से स्वायत्त होते हैं और बाहरी मामले संघ सरकार उनका डील करती है। तो इस संघात्मक व्यवस्था जहां भी होती है वहां इस तरह की व्यवस्था होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने बताया कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है वो राज्यों के संधि या समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं उत्पन्न हुई है, उनका प्रतिफल नहीं है। और दूसरी व्याख्या इस संदर्भ में ये की जाती है कि हमारे जो राज्य हैं उनको संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है, अर्थात हमारी संघात्मक व्यवस्था अविभाज्य है, राज्य उनसे अलग नहीं हो सकते। इस तरह हमारे यहाँ पे इन दो कारणों से प्रेरित होकर हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाई। लेकिन एक चीज और है कि हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह की विशेषताएं पाई जाती है। अर्थात हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाते हुए भी बहुत सारी चीजें एकात्मकता की भी ग्रहण की है। हमारे जो संविधान निर्माता थे या जो हमारा संघात्मक व्यवस्था का जो मॉडल है वो कनाडा की संघात्मक व्यवस्था से हमने ग्रहण किया है और एक सशक्त केंद्र के साथ में हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाई थी और इसीलिए हमारे यहाँ पे एकात्मकता के तत्व भी अपनाए गए हैं। तो हमारी संघात्मक व्यवस्था में संघात्मक बातें भी हैं और कुछ बातें एकात्मक भी है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे संघात्मक विशेषताएं, अर्थात ऐसी कौन सी चीजें हैं जो संघात्मक लक्षण है और इन्हीं के आधार पर हम हमारी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो देखते हैं इनकी विशेषताओं के कि क्या विशेषताएं हमारे संविधान के में पाई जाती है। सबसे पहला है द्वैध शासन व्यवस्था, अर्थात दो स्तर पर शासन का संचालन करना। संघात्मक व्यवस्था का ये मोटा लक्षण होता है कि शासन का संचालन दो जगह से होता है, एक केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय लेवल पर और एक राज्यों के लेवल पर राज्य सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है। दोनों ही सरकारें संविधान से अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा है, विदेश है, गृह है, सुरक्षा है, मुद्रा है, इस तरह के विषय डील करती है या संभालती है और राज्य सरकार ये स्थानीय महत्व के जो विषय होते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं स्थानीय लेवल के, वो इस जो राज्य सरकार है वो संभालती है। तो हमारे यहाँ पे दो जगह से शासन का संचालन हो रहा है, केंद्र लेवल पर और राज्य लेवल पर। हमारे यहाँ पे तो एक तीसरा लेवल और कर दिया हमने स्थानीय शासन व्यवस्था और उसको भी संवैधानिक मान्यताएं हमने दे दी गई है। तो ये मोटा लक्षण हमारे यहाँ पे विद्यमान है। दूसरी जो विशेषता है वो है शक्तियों का विभाजन, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों के मध्य संविधान के माध्यम से ये शक्तियां विभाजित की जाती हैं। उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है संविधान के माध्यम से ही कि ये कार्य संघ सरकार करेगी या केंद्र सरकार करेगी और ये कार्य राज्य सरकार करेगी। जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें हमने सूची बनाकर ये विभाजन किया है। हमने 3 सूचियां बना रखी है 7वीं अनुसूची में, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। संघ सूची में जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और उन्हें हमने केंद्र को दिए गए हैं कि उनके ऊपर कार्य या उनमें नियम बनाने का काम केंद्र करेगा। राज्य सूची होती है उसके विषय हमने सारे राज्यों को दे दिए और वो कार्य उनके बारे में जो भी नियम नीति बनानी है वो राज्य सरकारें करेंगी। तीसरी हमने एक संवर्ती सूची और बना रखी है जिसमें हमने केंद्र और राज्य दोनों को दिया है, लेकिन प्रायोरिटी है वो केंद्र सरकार को दी गई है। अर्थात अगर मतभेद होता है केंद्र और राज्यों के बीच में तो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होगा। इस तरह हमने संघ सूची केंद्र को दे दी है, राज्य सूची पे हमने राज्यों को दे दिया है और संवर्ती सूची में दोनों को दिया है, लेकिन मतभेद होने पर केंद्र का निर्णय मान्य होगा। इसके अलावा एक अवशिष्ट विषय और होते हैं जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार को दिया गया है। इस तरह हमारे संविधान के माध्यम से ही केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है और दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं। फिर आता है संविधान की सर्वोच्चता। जहां भी संघात्मक व्यवस्था होगी वहां पर न केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है न राज्य सरकार सर्वोच्च होती है, बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है। और संविधान सर्वोच्च किस दृष्टि से होता है? देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार भी अपनी शक्तियां संविधान से लेती है और राज्य सरकार भी अपनी शक्तियां संविधान से लेती है, तो संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों को संविधान के अनुसार ही अपना कार्य करना पड़ता है। यदि वो संविधान के विपरीत कार्य करते हैं तो न्यायपालिका उनके कार्यों को न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से असंवैधानिक घोषित
कर सकती है। इस तरह संविधान सर्वोच्च है और हमारे यहाँ पे भी संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया है और दोनों संविधान के अकॉर्डिंग संविधान की सीमाओं में रहते हुए संविधान का पालन करते हुए अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है कठोर और लिखित संविधान। न केवल संविधान सर्वोच्च होता है बल्कि वो कठोर और लिखित भी होता है। जहां भी संघात्मक व्यवस्था होगी वहां संविधान लिखित होगा, अर्थात हर चीज स्पष्ट रूप से की गई होती है, वर्णन की गई होती है। केंद्र और राज्य दोनों के बारे में स्पष्ट प्रावधान संविधान में किया गया होता है और वो लिखा हुआ होता है ताकि वो आसानी से परिवर्तन नहीं हो सके। हमारे यहाँ पे भी संविधान लिखित है और केंद्र और राज्य दोनों के जो प्रावधान है वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। लिखित होने के साथ साथ एक और होता है कि संविधान कठोर भी होना चाहिए। देखिए, अगर अपन बात करते हैं हमारा संविधान जो है लचीला और कठोरता दोनों का सामंजस्य है, समन्वय है। लेकिन यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कठोरता का तो हम कहेंगे कि हमारा संविधान कठोर है और ये इस अर्थ में कठोर है कि संघात्मक व्यवस्था के बारे में यदि संविधान में कोई संशोधन करना हो तो संसद अकेली नहीं कर सकती है। जो संविधान संशोधन करने का जो तीसरा तरीका है, संसद का विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति अगर मिलेगी तो ही हमारे संविधान में संशोधन होगा। तो संघात्मक व्यवस्था या हमारी संघीय व्यवस्था में यदि परिवर्तन करना हो तो वो परिवर्तन का तरीका है वो हमारे यहाँ पे कठोर है। अकेली संसद नहीं कर सकती, राज्यों की सहमति से ही वो संशोधन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में हमारा संविधान कठोर भी है, लिखित भी है और सारी चीजें उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, संघात्मक व्यवस्था का ये भी एक मुख्य लक्षण होता है कि यहाँ पे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है। स्वतंत्र इसलिए रखा जाता है क्योंकि केंद्र और राज्य दो जगह से सरकारें चलती हैं, दोनों के बीच में मतभेद भी हो सकता है, दोनों के बीच में विवाद भी हो सकता है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जाता है ताकि वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के अपना कार्य सही कर सके और केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के गलत कार्यों को गलत डिक्लेयर कर सके। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखा जाता है और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए होते हैं। सबसे बड़ा प्रावधान होता है कि न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू की शक्ति होती है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की पावर दी जाती है। तो उसके माध्यम से न्यायपालिका केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यों की जांच कर लेती है और अगर वो संविधान के प्रतिकूल होते हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसके साथ साथ ही हमारे संविधान के माध्यम से न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रावधान भी किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उनका वेतन संचित निधि में से दिया जाता है, उनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है, उनकी सेवा शर्तें स्पष्ट होती है, उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, उनके निर्णयों को मानना हमारे लिए अनिवार्य होता है, उन्हें अपने निर्णयों की अवहेलना के लिए मानहानि का दावा करने का अधिकार होता है, अवहेलना पर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है, रिटायरमेंट के बाद वो वकालत का कार्य नहीं कर सकते। तो इस तरह के प्रावधान भी हमारे संविधान में किए गए हैं और न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है ताकि हमारी संघात्मक व्यवस्था की वो रक्षा कर सके और संविधान की वो रक्षा कर सके। इसके पश्चात आता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जहां भी संघात्मक व्यवस्था होती है उसका मुख्य लक्षण एक ये भी होता है कि जो केंद्र सरकार होगी उसकी जो व्यवस्थापिका होगी, जो विधायिका होगी, उसके दो सदन होंगे। एक सदन जनता का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। हमारे यहाँ पे भी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है जिसे कि हम संसद कहते हैं, उस संसद के दो सदन हैं। निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा जो है वो राज्यों जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र के द्वारा राज्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो इसके लिए वो प्रयास करती है। इस तरह हमारे यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी अपनाई गई है। इस तरह जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसके ये मोटे रूप से 6 लक्षण होते हैं और ये 6 के 6 लक्षण हमारे संविधान के माध्यम से हमारी शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं। संविधान
संविधान में इन्हें स्थापित किया गया है और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है और हमारे यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच के संस्थानम, प्रोफेसर पायली और ग्रेनविन ऑस्टिन जैसे विचारकों ने भी हमारी इस संघात्मक व्यवस्था को ही स्वीकार किया है और हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे संघात्मक व्यवस्था में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ कुछ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, कुछ एकात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। ये एकात्मक प्रावधान अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।